गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बच्चों। एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज पहले कल जो हमने पढ़ा था उसको क्विकली रिवाइज करते हैं उन टॉपिक्स को। फिर हम फर्दर आज की क्लास के साथ प्रोसीड करेंगे। कल हमने पढ़ा था डीएनए और जेनेटिक मटेरियल के बारे में देखा था। डीएनए क्या होता है? डीएनए की फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताओ, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? यस, करेक्ट। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है, तो ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह काम करता है। उसके बाद ये क्या डिसाइड करता है, हमारी बॉडी को क्या बताता है? हमारा आई कलर, हमारा हेयर टाइप, हमारी हाइट, हमारी स्किन के फीचर्स, हमारी बॉडी क्या क्या फंक्शंस करेगी, ये सब चीजें कौन बताता है हमारी बॉडी को? डीएनए इंस्ट्रक्शंस देता है। डीएनए मिलता कहाँ है? डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए स्टोर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था डीएनए के अंदर स्टोर होती है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए की शेप और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ रहमत, आप लोगों की क्लास पूरी हो गई? आप लोग अभी प्रोजेक्ट बना लो ना, आपको बता देंगे आपको कब सबमिट करना है रहमत। ठीक है। डबल हेलिक्स, करेक्ट। डीएनए की शेप डबल हेलिक्स होती है, यानी कि ट्विस्टेड लेडर जैसी शेप होती है डीएनए की। जो उसके साइड के स्ट्रैंड होते हैं वो शुगर फॉस्फेट के बने हुए होते हैं, और जो उसके स्टेप्स होते हैं उनको नाइट्रोजन बेसिस बोलते हैं। नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से होते हैं? चार तरह के हमने पढ़े हैं, वो कौन से नाइट्रोजन बेसिस होते हैं? ATGC, करेक्ट। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है। और इनका पेयरिंग रूल क्या होता है? कौन किसके साथ पेयर करता है? वो रूल क्या होता है इनका? ए टी के साथ पेयर करता है और जी सी के साथ पेयर करता है। वेरी गुड। अच्छा, फिर हमने देखा था जीन क्या होता है? जीन होता है स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब बात करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन की। व्हाट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है वो इंस्ट्रक्शन जो डीएनए के अंदर स्टोर्ड हैं उनको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी ग्रोथ, प्रोटीन फॉर्मेशन, डिजीज का रिस्क, या फिर इनहेरिटेंस जैसी इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड होती है उसको बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमने डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ा था। डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब होता है डीएनए के बेसिस का ऑर्डर फाइंड आउट करना, यानी कि ये जो ATGC है ये किस सीक्वेंस में कोडेड है इसको पता लगाना, उसको डीएनए सीक्वेंसिंग बोलते हैं। उसके बाद
इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई इट इज नीडेड, ताकि हम डिजीज को डिटेक्ट कर सके, रिसर्च कर सके, मेडिसिन को डेवलप कर सके, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन में दे आर हेल्पफुल। फॉर एग्जाम्पल कोविड वायरस में सीक्वेंसिंग की ही मदद से साइंटिस्ट ने उसके म्यूटेशन को ट्रैक किया था। फिर हमने देखा था जेनेटिक डेटा एनालिसिस। एक बार हमें सीक्वेंस मिल गया, उसका एनालिसिस होता है, और उसमें साइंटिस्ट क्या चेक करते हैं कि कोई म्यूटेशन तो नहीं है, कोई डिजीज का जीन तो नहीं है, या फिर उस सीक्वेंस के क्या पैटर्न्स हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं। ये सब चीजें हम इसको एनालिसिस बोलते हैं, जेनेटिक डेटा का एनालाइज कर रहे हैं ना, कोडिंग को क्या क्या है, क्या म्यूटेशन है, क्या डिजीज के जीन ऑल्टर हो रखे हैं, क्या पैटर्न है, क्या सिमिलैरिटीज है, ये सब चीजों को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर सेल्स की म्यूटेशन को डिटेक्ट करना। फिर डेटा स्टोरेज पढ़ा था हमने। हमने देखा था डीएनए बहुत ह्यूज होता है, उसको हम नोटबुक में मैनुअली नहीं लिख सकते, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इस चीज को रिजॉल्व करता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है वो डीएनए को डेटाबेस में स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल जेन बैंक हो गया, डीएनए डेटाबेसेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, रिसर्च लैब्स हो गई, इधर सारी जगह स्टोर करता है। फिर हमने एप्लीकेशन देखी थी रियल लाइफ में। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में डिजीज डायग्नोसिस हो गया, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हो गई, फिर फैमिली टेस्टिंग कि आपके एंसेस्टर्स कौन है वो पता लगा सकते हैं हम लोग। फिर रिसर्च में फॉर एग्जांपल इन डेवलपिंग मेडिसिन, इधर बहुत हेल्पफुल है। एग्रीकल्चर में क्रॉप का इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए उस चीज में हेल्पफुल है। तो कल हमने ये सब टॉपिक्स को कवर किया था। किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है टूल यूज्ड इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जो अभी मैंने आपको बताई थी ना, किन टूल्स की मदद से हम डेटा को स्टोर करते हैं, आज हम उन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन सी टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो टेल मी, अगर किसी साइंटिस्ट के पास लाखों की नंबर में डीएनए सीक्वेंस है, तो क्या वो उन सबको नोटबुक में लिखेगा क्या? तो क्या वो साइंटिस्ट उन लाखों डीएनए सीक्वेंसेस को नोटबुक में लिखेगा? नहीं लिखेगा, एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं लिखेगा। क्यों लिखेगा वो इतना सारी सीक्वेंसेस को मैन्युअली? अच्छा, एक और क्वेश्चन। और अगर किसी को डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करना हो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए से, तो क्या वो चीज मैन्युअली करेगा साइंटिस्ट? एक ह्यूमन का डीएनए सीक्वेंस कंपेयर करना है एक वायरस के सीक्वेंस से, तो क्या हम वो दोनों के सीक्वेंसेस को मैन्युअली लिख के करेंगे? एग्जैक्टली नहीं, ये सब इम्पॉसिबल है करना। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज भी है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी, और समझो इम्पॉसिबल ही ऐसा करना। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स का यूज होता है। क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इतने सारा डेटा को एनालाइज करना, कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना, ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम जो बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर, सर्च, कंपेयर और एनालाइज करते हैं। स्टोर करते हैं, सर्च करते हैं, कंपेयर करते हैं और एनालाइज करते हैं। उन टूल्स या उन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स। उसके बाद जैसे हम फॉर एग्जांपल समझो, जैसे हम डेली लाइफ में गूगल को यूज करते हैं ना इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, हम हर रोज इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, गूगल सर्च इंजन पे जाके करते हैं। तो सेम तरीके से जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए स्पेशल टूल्स यूज करते हैं। तो आज हम उन्हीं स्पेशल टूल्स को समझेंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स क्या होता है, डेफिनेशन समझ में आई सबको?
क्या काम करता है, वो कैसे कैसे करता है। एम आई क्लियर विद दैट? ठीक है, तो चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल डेटाबेसेस क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बायोलॉजिकल डेटाबेस होता क्या है। तो डेटाबेस का मतलब होता है डेटा जो प्रॉपरली स्टोर करने की जगह है। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम डाटा को प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं, उसको डेटाबेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझो, स्कूल्स का डेटाबेस में क्या होता है। जैसे स्कूल्स होते हैं, उसके डेटाबेस में क्या होता है, स्टूडेंट्स के नेम होते हैं, उनके रोल नंबर्स, उनके मार्क्स का रिकॉर्ड, उनकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड। तो ये सब क्या है, स्कूल का डेटाबेस है। यानी कि बच्चों के जो भी इंफॉर्मेशन है बच्चे हर स्टूडेंट से रिगार्डिंग, वो सब स्टोर होती है। किधर स्टोर होती है, स्कूल डेटाबेस में। तो सिमिलरली जो बायोलॉजिकल डेटाबेस में स्टोर होता है वो क्या होता है, डीएनए सीक्वेंसेस, आरएनए सीक्वेंसेस, प्रोटीन के सीक्वेंसेस, डिजीज की इंफॉर्मेशन या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये सब हमारा बायोलॉजिकल डेटाबेस होता है। अगर किसी साइंटिस्ट को एक न्यू बैक्टीरिया डिस्कवर करता है और उसको डीएनए सीक्वेंस निकालता है उस बैक्टीरिया का, तो वो उस डीएनए को डेटाबेस में अपलोड करेगा ताकि सबको या दूसरे साइंटिस्ट को उसके बारे में पता चले और वो उसको यूज कर सके। एक साइंटिस्ट है, उसने एक नया बैक्टीरिया डिस्कवर किया। अब वो क्या करेगा, वो जो ये डेटाबेस में है ना, बायोलॉजिकल डेटाबेस है, उधर जाकर वो सारी इंफॉर्मेशन उस बैक्टीरिया के बारे में वो डाल देगा। उससे क्या होगा, जो बाकी साइंटिस्ट है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, उस बैक्टीरिया के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं, ताकि वो फर्दर उस बैक्टीरिया से अवेयर रहें, अपडेटेड रहें। तो बेसिकली ये मतलब होता है इसका बायोलॉजिकल डेटाबेस का। दो तरह के डेटाबेस होते हैं, प्राइमरी डेटाबेस होता है और सेकेंडरी डेटाबेस होता है। प्राइमरी डेटाबेस क्या होता है, यहाँ पर ना ओरिजिनल या फिर रॉ डेटा को स्टोर करते हैं। इसका एग्जांपल है जेन बैंक। प्राइमरी डेटाबेसेस वो डेटाबेसेस होते हैं जहाँ पे एकदम ओरिजिनल या फिर रॉ डेटा स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी डेटाबेस क्या होते हैं, इधर हम लोग एनालाइज्ड डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे प्रोटीन फैमिली डेटाबेसेस। बायोलॉजिकल डेटाबेसेस क्या होते हैं, मैं क्लियर विद दैट? डेटाबेस का मतलब होता है डेटा को प्रॉपरली स्टोर करने की जगह, जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है उसको डेटाबेस बोलते हैं। ओके, अब हम एक बार सीक्वेंस अलाइनमेंट के बेसिक्स की बात करते हैं, वो होता क्या है। अब मान लो हमारे पास डीएनए सीक्वेंसेस है। मैं आपको लिख के दे रही हूँ कौन से डीएनए सीक्वेंसेस हैं। डीएनए वन का सीक्वेंस है ATG,
हमारे पास ये दो डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, हम कंपेयर करेंगे दोनों सेम है या डिफरेंट है। बताओ क्या ये दोनों सीक्वेंसेस सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है ना? तो ये आपने कैसे पता लगाया? ये आपने पता लगाया सीक्वेंस अलाइनमेंट के थ्रू। कंपेयर करा इन दोनों को और हमें पता चला कि ये डिफरेंट है, तो ये इसी प्रोसेस को कहते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, सीक्वेंस अलाइनमेंट समझ में आया? जब आप लोग डीएनए सीक्वेंसेस को लाइन में अरेंज करके उनको कंपेयर करके उसको सीक्वेंस अलाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, मैं एक और कोडिंग लिख रही हूँ, मुझे बताना कि मैं क्वेश्चन को काम करती हूँ उसके ऊपर। इसमें क्या डिफरेंट है, दोनों में कंपेयर करो और मुझे एक डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है इनमें? है ना, एक लेटर चेंज हुआ है ना, हमारी सीक्वेंस में एक लेटर चेंज हुआ है, इसका मतलब जो है इस कोड में, इस सीक्वेंस में इधर म्यूटेशन हो सकती है, इधर फॉल्टी जीन है, इधर कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस है। आपको सीक्वेंस को एनालाइज करना आया? समझ में आया मैं आपको क्या समझा रही हूँ? कि अब इधर इस कोड में सीक्वेंस में म्यूटेशन होने के चांसेस हैं, कोई डिजीज है, मतलब कुछ तो फॉल्ट है इधर। अब इस कोड को स्टडी करना पड़ेगा इनको। ठीक है, एम आई क्लियर? अच्छा, अब ये जो अलाइनमेंट हमने करी, सीक्वेंस अलाइनमेंट, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? पहली चीज, हम इसकी मदद से सिमिलर जीन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम म्यूटेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर वाले एग्जांपल में किया। और हम इससे एवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है सीक्वेंस अलाइनमेंट की। इस सीक्वेंस अलाइनमेंट की दो टाइप्स होती हैं। पहला होता है पेयर वाइज अलाइनमेंट, दूसरा होता है मल्टीपल अलाइनमेंट। ये दो तरह की होती है। पेयर वाइज अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? दो सीक्वेंसेस को कंपेयर किया जाता है, दो सीक्वेंसेस को कंपेयर किया जाता है, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में किया। मल्टीपल अलाइनमेंट क्या होता है? जब हम लोग मैनी सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं, दो से ज्यादा सीक्वेंसेस को एक टाइम पे कंपेयर करते हैं, इसको मल्टीपल अलाइनमेंट कहा जाता है। और जब हम दो को करते हैं तो उसको पेयर वाइज अलाइनमेंट कहा जाता है। एम आई क्लियर? टाइप ऑफ अलाइनमेंट सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो आगे बात करते हैं। अब हम डेटाबेस सर्चिंग की बात करेंगे। अब आप लोग मान लो कि आपको एक अननोन डीएनए की सीक्वेंस मिली है, आपको नहीं पता कि ये सीक्वेंस किस ऑर्गेनिज्म की है, तो आप लोग क्या करोगे? उस सीक्वेंस को सर्च करोगे, जैसे कि हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, सिमिलर तरीके से हम बायोलॉजिकल डेटाबेसेस में सर्च करेंगे जाके कि ये सीक्वेंस क्या है। अब हम उस सीक्वेंस को एंटर करेंगे
तो डेटाबेस हमारे लिए वैसा ही सिमिलर सीक्वेंस ढूंढ के दे देगा। डेटाबेस सर्चिंग ये होती, समझ में आई डेटाबेस सर्चिंग क्या होती है? डेटाबेस सर्चिंग का मतलब होता है डेटाबेस में जाकर सिमिलर सीक्वेंसेस को ढूंढना या पता लगाना कि ये अननोन सीक्वेंस किसकी है, क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना। जैसे हमें कुछ भी नहीं पता होता, वर्ड होता है हमारे पास, हमें उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं, उस वर्ड का मीनिंग जाकर गूगल पे सर्च करते हैं, है ना। तो सिमिलर तरीके से हमें डीएनए सीक्वेंस मिलती है, हमें उसका मतलब हमें नहीं पता उसके बारे में कुछ भी, ये किसकी है, वो क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, हमें नहीं पता। हम जाकर बायोलॉजिकल डेटाबेसेस में वो इंफॉर्मेशन को एंटर करेंगे, वहां से हमें पता चल जाएगा, या तो उससे सिमिलर मिल जाएगी या हमें पता चल जाएगा कि वो किसकी सीक्वेंस है। डेटाबेस सर्चिंग ये होता है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं ब्लास्ट की। ब्लास्ट क्या होता है? ब्लास्ट का फुल फॉर्म होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ये फुल फॉर्म होती है ब्लास्ट की। ब्लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ये करता क्या है, ये आपकी सीक्वेंस को डेटाबेस में सर्च करता है और सिमिलर सीक्वेंस बताता है। ये आपकी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में सर्च करेगा सीक्वेंस को, और आपको वैसे ही सिमिलर सीक्वेंस ढूंढ के दे देगा। जैसे कि गूगल सफारी सर्च इंजन हमारे लिए करते हैं, जैसे फोन, और आप समझो फोन, लैपटॉप के और आईपैड के सर्च इंजन क्या है, गूगल सफारी, ये सब है। हम इधर जाकर सब सर्च करते हैं। तो ऐसे ही बायोलॉजी के ये वाले सर्च इंजन कौन है, ब्लास्ट है, वो काम कौन करता है। हम हमें सीक्वेंस ढूंढनी है तो हम जाएंगे, ब्लास्ट खोलेंगे, उधर टाइप कर देंगे कि हमें इसका मतलब बताओ, ये क्या क्या सीक्वेंस है, तो ये काम ब्लास्ट करेगा। जैसे सीक्वेंस को ये क्या कर, हाँ, आपको एक डीएनए सीक्वेंस डाला आपने लास्ट में, तो ब्लास्ट क्या करेगा, आपको बता देगा कि ये सीक्वेंस जो है ह्यूमन जीन से मिल रही है, या फिर ये सीक्वेंस जो है ये बैक्टीरिया के जीन से मिल रही है, या किसी वायरस के जीन से मिल रही है। ये काम करता है ब्लास्ट। स्टेप्स क्या होंगे, आप सबसे पहले एंटर करोगे सीक्वेंस को, फिर सर्च डेटाबेस, फिर कंपैरिजन होगा सीक्वेंसेस का, उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि ये इससे सिमिलर है, ये इससे सिमिलर है। ब्लास्ट समझ में आया क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है? बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ब्लास्ट क्या है, एक सर्च टूल है ब्लास्ट। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सबको? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेन बैंक। जेन बैंक क्या होता है? जेन बैंक एक डेटाबेस है, ये एक बहुत ही फेमस डेटाबेस है, ये हम पहले भी कई बार देख चुके हैं अपने एग्जाम्पल्स में। जेन बैंक क्या होता है, यहाँ डीएनए सीक्वेंसेस स्टोर होती है। इधर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर किया जाता है, सारी सीक्वेंसेस की जो भी जानकारी है वो जेन बैंक में स्टोर कर दी जाती है। डेटाबेस है ये एक, जहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी जाती है। रिमेम्बर, ब्लास्ट एक सर्च टूल है और जेन बैंक एक डेटाबेस है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो यहाँ पर अपना डेटा सबमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने राइस प्लांट का कोई नया जीन डिस्कवर कर लिया, किसी साइंटिस्ट ने कोई भी राइस प्लांट का एक नया जीन डिस्कवर किया गया है साइंटिस्ट के थ्रू, तो वो क्या करेगा साइंटिस्ट, जेन बैंक में जाकर वो अपलोड कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को। जेन बैंक में जाकर उस इंफॉर्मेशन को अपलोड कर देगा, ताकि सबको, सारे साइंटिस्ट को उस नए जीन के बारे में अवेयर कर सके। समझ में आया सबको? जेन बैंक और ब्लास्ट दोनों सबको समझ में आए?
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट विजुअलाइजेशन टूल। हम सिर्फ टेक्स्ट देखकर सब नहीं समझ सकते। अगर हमें सब टेक्स्ट देख, जैसे मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था, डबल हेलिक्स है, वो एक टेक्स्ट था, आपको नहीं समझ में आया था डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है। फिर मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी कि ऐसा डीएनए होता है, तो आपको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर समझ में आ गया कैसा होता है। तो कई बार हमको टेक्स्ट देखकर सब समझ नहीं आता, तो कभी कभी हमें उसकी इमेजेस भी चाहिए होती है। तो जो ये विजुअलाइजेशन टूल्स होती हैं, ये मदद करती है हमें देखने में प्रोटीन का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर या फिर जीनोम मैप। ये सब चीजें, प्रोटीन मॉडल, चार्ट, ग्राफ, ये सब चीजें हम इन टूल्स की, विजुअलाइजेशन टूल्स की मदद से देख सकते हैं। ये हमारा काम आसान कर देती है। फॉर एग्जाम्पल एक विजुअलाइजेशन टूल है, ये है एक विजुअलाइजेशन टूल PYMOL। ये क्या करती है, इसकी मदद से हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसकी मदद से हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये भी एक विजुअलाइजेशन टूल है। समझ में आया विजुअलाइजेशन टूल क्या होता है? ये टूल का नाम पाइमोल, जिसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो चेता, आपको कोई डाउट है? तो चेता, आपको कोई डाउट है क्या? तो आज हमने क्या देखा है? पहले हमने देखा कि हमें बायोलॉजिकल डेटा मिलता है, वो डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है, सीक्वेंसेस को कंपेयर किया जाता है, फिर डेटाबेस में वो सब इंफॉर्मेशन सर्च होती है। फिर लास्ट लास्ट जो सर्च टूल है वो सिमिलर सीक्वेंस हमें ढूंढ के देता है, और विजुअलाइजेशन टूल्स की मदद से हम उनका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो जो बायो इन्फॉर्मेटिव टूल्स हैं वो साइंटिस्ट की मदद करती हैं स्टोर करने में, सर्च करने में, कंपेयर करने में और समझने में बायोलॉजिकल डेटा को आसानी से। ये काम होता है बायो इन्फॉर्मेटिव टूल्स का। एम आई क्लियर टू यू? ओके, हम ये टॉपिक भी कवर कर चुके हैं। बायोलॉजिकल डेटाबेसेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है बायोलॉजिकल डेटा का, जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, डीएनए की सीक्वेंसेस, प्रोटीन की सीक्वेंसेस, जीन की इंफॉर्मेशन। फिर हमने जेन बैंक देखा, ये बायोलॉजिकल डेटाबेस है। डीएनए का सीक्वेंसेस फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हमें मिलती है, उनको हम जाके जेन बैंक में डाल सकते हैं, या फिर जैसे मानो हमें कोई नया जीन मिला है, वो इंफॉर्मेशन हम जेन बैंक में डाल देंगे, ताकि बाकी रिसर्चर्स को उस इंफॉर्मेशन मिल सके और वो अपडेटेड रहे, और वो फर्दर उस इंफॉर्मेशन को अपनी रिसर्चेस के लिए यूज कर सके। फिर हमने सीक्वेंस अलाइनमेंट देखी, ये एक मेथड होता है कंपेयर करने का डीएनए और प्रोटीन के सीक्वेंसेस को। इसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस पता लगा सकते हैं और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं।
फिर हमने देखा था ब्लास्ट। ब्लास्ट एक सर्च टूल होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ये सीक्वेंसेस को कंपेयर करने में यूज होती है। इसकी मदद से हम सिमिलर डेटा या फिर प्रोटीन सीक्वेंसेस को ढूंढ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अननोन सीक्वेंसेस को, और जेनेटिक रिलेशनशिप को एनालाइज कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि सर्च, डेटा सर्च कैसे किया जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। जो बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स होती है वो अलाउ करती है इन सर्चिंग लार्ज बायोलॉजिकल डेटा सेट। यूजर क्या कर सकते हैं, इसमें डीएनए एंटर कर सकते हैं, डीएनए या फिर प्रोटीन की सीक्वेंसेस। फिर जो डेटाबेस होता है वो उनसे सिमिलर, उनके मैचिंग आपको इंफॉर्मेशन ढूंढ के देता है। इससे आप बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो। फास्ट और एक्यूरेट डेटा रिट्राइवल किया जाता है इसकी मदद से। फिर हमने देखा विजुअलाइजेशन टूल्स क्या होते हैं। ये वो टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम बायोलॉजिकल डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीएनए का स्ट्रक्चर डायग्राम, प्रोटीन का मॉडल, या फिर चार्ट और ग्राफ। इससे आपकी जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको आप आसानी से समझ सकते हो। इन सब टूल्स की इम्पोर्टेंस क्या है? ये टूल्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका समय बचाते हैं रिसर्च करने में, आपकी डेटा को जल्दी स्टोर करते हैं, फास्ट एनालाइज करते हैं। अब आपको मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है इन टूल्स की मदद से। एक्यूरेसी बढ़ती है। अगर आप इतना सारे इंफॉर्मेशन को मैन्युअली लिखोगे तो बहुत चांसेस हैं कि बहुत एरर हो सके, एरर होने के बहुत चांसेस हैं। तो हम इन टूल्स की मदद से वो एरर होने के चांसेस को कम किया जा सकता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। फिर ये एनेबल करते हैं लार्ज स्केल डेटा एनालिसिस को। अगेन बहुत सारे डेटा को एनालाइज किया जा सकता है एक साथ एक्यूरेसी के साथ, जल्दी और एफिशिएंटली इन टूल्स की मदद से। और सपोर्ट करती हैं ये टूल साइंटिफिक डिस्कवरीज में, आपको मदद करती हैं एक्सपेरिमेंट में, टेस्टिंग में और सब चीज़ों में, ताकि आपका काम आसान और जल्दी हो सके। तो ये इम्पोर्टेंस थी बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स की। एम आई क्लियर टू यू? समझ में आया सबको आज का लेक्चर? ठीक है, मैं अब कुछ क्वेश्चंस बोलूंगी, मुझे उनके आंसर बताना आप लोग, ठीक है? मैं कुछ ऑप्शंस दूंगी, उनमें से आपको मुझे बताना है कि बायोलॉजिकल डेटाबेस कौन सा है। बायोलॉजिकल डेटाबेस बताना है कौन सा है। पहला है ब्लास्ट, दूसरा है जेनबैंक, तीसरा है पाइथन और फोर्थ है एक्सेल। इन चारों में से बायोलॉजिकल डेटाबेस कौन सा है? इनमें से डेटाबेस कौन सा है? वेरी गुड आंसर। जनरल बैंक नहीं है वो मुस्कान, आप उसको जेन बैंक ही लिखोगे और एक साथ लिखोगे, अलग अलग नहीं लिखोगे। इसको ऐसे लिखा जाता है। जेन बैंक को ऐसे लिखा जाता है एक साथ। जेन बैंक नहीं है ये मुस्कान, जेन बैंक, और एक साथ लिखो, बी कैपिटल होगा। इस डेटाबेस को ऐसे लिखते हैं, ये कोई जनरल नहीं है, इसका नाम ही यही है, ठीक है? बाकी आपने आंसर करेक्ट किया है, थोड़ा लिख, टूल को लिखने का तरीका गलत है। इस टूल का नाम ऐसे लिखा जाता है, मैंने चैट बॉक्स में एंटर कर दिया है, ओके? चलो, ब्लास्ट। ब्लास्ट की फुल फॉर्म याद है आपको? ब्लास्ट की फुल फॉर्म याद है? मैंने क्लास में बोली थी। टेल मी इफ यू रिमेम्बर द फुल फॉर्म ऑफ ब्लास्ट।
यस मैम, तो बताओ ना फुल फॉर्म क्या है टूल के। क्या है फुल फॉर्म? बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। वाओ, वेरी गुड। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था आपको याद होगी, पर आपको भी तो याद है। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नविता, आप पता चल गई बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ये है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। ओके। और अच्छा, इस ब्लास्ट का प्राइमरी यूज क्या होता है, किस काम आता है ये ब्लास्ट? मैं ऑप्शंस देती हूँ आपको, उनमें से मुझे बताना, ठीक है। फर्स्ट इज डीएनए सीक्वेंसिंग, सेकंड इज सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड सिमिलैरिटी सर्च, थर्ड इज प्रोटीन सिंथेसिस एंड फोर्थ इज माइक्रोस्कोपी। इनमें से ब्लास्ट का यूज क्या है? जो मैंने चार ऑप्शन दी हैं, इन चारों में से ब्लास्ट कौन सा काम करता है? पहला ऑप्शन है डीएनए सीक्वेंसिंग, दूसरा ऑप्शन है सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड सिमिलैरिटी सर्च, थर्ड इज प्रोटीन सिंथेसिस एंड फोर्थ इज माइक्रोस्कोपी। करेक्ट। सीक्वेंस अलाइनमेंट करता है और सर्च करने में हेल्प करता है। ओके। पहले अब ऑप्शन दे रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। डेटा विजुअलाइजेशन, दूसरा है सीक्वेंस अलाइनमेंट, थर्ड है डेटा स्टोरेज और फोर्थ है डेटाबेस मैनेजमेंट। ये चार ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन्वॉल्व करता है कंपेयरिंग डीएनए आरएनए प्रोटीन सीक्वेंसेस? इन चारों में से किसकी मदद से हम कंपेयर कर सकते हैं डीएनए आरएनए प्रोटीन की सीक्वेंसेस को? फर्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन, सेकंड इज सीक्वेंस अलाइनमेंट, थर्ड इज डेटा स्टोरेज, फोर्थ इज डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटा स्टोरेज की मदद, नहीं, थर्ड तो मैंने डेटा स्टोरेज बोला है। डेटा स्टोरेज तो डाटा को स्टोर करना हो गया, इसमें हमने कंपेयर कहाँ किया? ये तो हमने बस इंफॉर्मेशन को सेव किया है। कंपेयर करना, किसमें कंपेयर करते हैं सीक्वेंसेस को? आपने इतनी सारी कोडिंग को कंपेयर किया था ना, मैंने आपको एग्जांपल्स पढ़ाए थे। आपने मुझे बताया था कि यहाँ पे म्यूटेशन भी है, ये लेटर चेंज है। ये तो विजुअलाइजेशन है, जब आप इमेजेस को देखते हो। वो टॉपिक का नाम क्या था जिसमें हमने एग्जाम्पल को स्टडी किया था, सीक्वेंस वाला? और इसी नाम से शुरू भी होता है वो टॉपिक, सीक्वेंस से ही शुरू होता है उस टॉपिक का नाम। अब तो मैंने आधा आंसर भी बता दिया कि नाम सीक्वेंस से शुरू होता है। एक ही वर्ड गेस करना है आप लोगों को, एक वर्ड तो गेस कर दो, सही गलत कुछ भी करो। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा स्टोरेज। अब या तो ऑप्शन टू बचा है या ऑप्शन फोर बचा है। ऑप्शन फोर था डेटाबेस मैनेजमेंट और ऑप्शन टू था सीक्वेंस अलाइनमेंट। इनमें से कौन सा आंसर है जिसमें हम कंपेयर करते हैं डीएनए प्रोटीन आरएनए की सीक्वेंसेस को? नाम लिखो पूरा टॉपिक का, क्या नाम? ये सब तुम आधा आंसर सुन के जवाब दे रहे हो। सीक्वेंस अलाइनमेंट हमने ऊपर एग्जांपल भी तो पढ़ा था उसी टॉपिक में, जहाँ पे हम कोड को, सीक्वेंसेस या कोड को स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं।
आपने कंपैरिजन करके ही तो मुझे बताया था ना कि ए और सी के बीच में म्यूटेशन है, उधर एरर होने के चांसेस है, उधर फॉल्ट प्रेजेंट है हमारी कोड में, तो इधर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। अब जो जेन बैंक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो जेन बैंक है वो किस तरह का डेटा स्टोर करता है? व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन जेन बैंक? फर्स्ट इज financial data, second is weather data, third is genetic sequence, fourth is chemical formula। जेन बैंक में कौन सी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं इन चारों में से? देखो बाकी तीन आंसर्स एकदम इलॉजिकल है। यस श्वेता, वेरी गुड। सूरज, आप जेन बैंक में फाइनेंशियल डेटा को स्टोर करते हो, फिर बैंक क्या करेगा? जेन बैंक को आप बैंक तो नहीं समझ रहे हो ना? पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई वाले बैंक नहीं, जेन बैंक ये एक डेटाबेस है। ठीक है, कहीं आप उसके नाम से उसे बैंक समझने लगो कि एक बैंक का नाम है, नहीं। इधर बस इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड, और कुछ भी स्टोर नहीं किया जाता। ना वेदर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ना किसी तरह के केमिकल फॉर्मूला स्टोर किए जाते, नहीं। इधर बायोलॉजिकल डेटा या जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। ठीक है, एम आई क्लियर? ओके, तो विजुअलाइजेशन टूल्स का बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या पर्पस है? पहला, टू स्टोर डाटा। दूसरा, टू मेक डाटा इजियर टू इंटरप्रेट यूजिंग ग्राफ्स एंड इमेजेस। थर्ड इज टू डिलीट डेटा एंड फोर्थ इज टू सीक्वेंस डेटा। इन चारों में से विजुअलाइजेशन टूल क्या करती है? यस, करेक्ट। डाटा को आसान बनाती है और उसे इंटरप्रेट करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और इमेजेस। वेरी गुड। तुम फिर से विजुअलाइजेशन टूल्स का काम बताना है आपको क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है डेटा को स्टोर करना, सेकंड ऑप्शन है टू मेक डेटा इजियर टू इंटरप्रेट यूजिंग ग्राफ्स एंड इमेजेस, थर्ड इज टू डिलीट डेटा एंड फोर्थ इज टू सीक्वेंस डेटा। श्वेता, एम आई क्लियर विद द ऑप्शन? विजुअलाइजेशन टूल्स इनमें से क्या काम करती है? वो डेटा को इंटरप्रेट करती है ग्राफ और इमेजेस के फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारे लिए डेटा को सर्च करना, उसको समझना आसान हो जाता है। ठीक है, अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की स्टेप इन बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिसिस? आई एम गिविंग यू फ्यू ऑप्शन: कुकिंग सैंपल, डेटा सर्च, पेंटिंग ग्राफ और ऐसे राइटिंग। इनमें से कौन सा आंसर है, बताओ मुझे। सॉरी सॉरी, मैं अभी बताती हूँ आपको ऑप्शन के बारे में।
Which of the following is a key step in bioinformatics analysis? बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एनालाइज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कौन सा है? द फर्स्ट ऑप्शन इज कुकिंग सैंपल, सेकंड इज डाटा सर्च, थर्ड इज पेंटिंग ग्राफ एंड फोर्थ इज राइटिंग एसे। इनमें से कौन सा की स्टेप है? आई गेस रेलिवेंट एक ही ऑप्शन है इनमें से। सूरज, आपको कोई प्रॉब्लम है? आपने हैंड रेज किया है। करेक्ट। डेटा को सर्च करना इज द की स्टेप इन बायो इंफॉर्मेटिक्स एनालिसिस। वेरी गुड। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम, यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। सब समझ में आया? मजा आया आज की क्लास में? जेन बैंक और डेटा जेन बैंक और ब्लास्ट के बीच का डिफरेंस तो नहीं भूलोगे ना? ये दो टूल इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। मैंने आपको एक टूल बताई थी, विजुअलाइजेशन टूल, जिसकी मदद से हम प्रोटीन के सीक्वेंस को एनालाइज करते हैं। टेल मी, उस टूल का नाम क्या था जिसकी मदद से हम प्रोटीन सीक्वेंसेस को एनालाइज करते हैं? वेरी गुड नवीता। बस जो ये MOL है, आप इसको कैपिटल में लिख सको, ठीक है? इन टूल्स को लिखने का तरीका होता है। ओके। एक ही बच्चे को याद है। वेरी गुड अंशु। ओके, वेरी गुड। ये सब आपसे बात। चलो, अब मैं आपके साथ आपके असाइनमेंट शेयर कर रही हूँ, प्लीज उसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिस्ट बायो इंफॉर्मेटिक टूल्स टू एंड देयर यूजेस। बायो इंफॉर्मेटिक टूल्स लिखने और उनके यूजेस लिखने। एटलीस्ट 3 टूल्स की बात करोगे आप, उनको एक्सप्लेन करोगे, उनका पर्पस क्या होता है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करोगे, ठीक है? 3 टूल्स हम आज की क्लास में कवर कर चुके हैं। पहला हमने पढ़ा है ब्लास्ट, दूसरा हमने पढ़ा है जेन बैंक, और थर्ड हमने देखा है कौन सा? विजुअलाइजेशन टूल, फॉर एग्जाम्पल PYMOL, जिसकी मदद से हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। क्या प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लो? आई होप आपको क्लियर हो गया अपने असाइनमेंट में आपको क्या टॉपिक्स, क्या चीजें कवर करनी है।
सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? मुझे यही इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग क्लास को अटेंड करेंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके श्वेता। असाइनमेंट के टॉपिक सबको समझ में आ गए? व्हाट यू हैव टू कवर एंड व्हाट यू हैव टू डू इन योर असाइनमेंट? बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेटिक्स की आपकी क्लास ऑनलाइन होगी। बाकी इंफॉर्मेशन आई डोंट नो कि बाकी सब्जेक्ट्स का कैसे होगा। बायो इंफॉर्मेटिक्स और बायोटेक की ऑनलाइन होगी। और कोई सवाल, और कोई इंफॉर्मेशन या कोई डाउट जो आपको क्लियर करना हो? ऑनलाइन का मतलब होता है जैसे हम अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं कॉलेज में। बायो इंफॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी का मुझे पता है वो नहीं होगी, वो ऑनलाइन कंडक्ट होगी। एम आई क्लियर श्वेता? क्या श्वेता आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है क्या जो आपको पढ़ाया जा रहा है? ओके ओके, कोई बात नहीं। आई वाज जस्ट कंफर्मिंग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसीलिए। चलो ठीक है सबको। कोई और प्रॉब्लम, कोई डाउट है? क्या हम क्लास को एंड कर सकते हैं इधर? ओके चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई टेक अ लीव। थैंक यू so much for cooperating. Bye everyone. Have a good evening.